हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। जर्मनी में नाजिज्म का कैसे अपराइजिंग हुआ हम ये पढ़ रहे थे, और कैसे लोग मारे गए, कैसे एक्सट्रीमिज़म वहाँ आया, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और उसका एक स्टेप था डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी कैसे ख़त्म हुई। मैंने ये बता दिया था कि जर्मनी के एकीकरण के बाद वहाँ राजा वगैरह ख़त्म हो चुके थे, जो आप आमतौर पर फ्रांस रूस के बारे में पढ़ रहे थे। जर्मनी में कोई राजा नहीं था, वहाँ प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग, ठीक है। 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट को जब ये लगा कि जर्मनी में हिटलर का उदय इतना हो चुका है कि वो अब उसके प्रवाह को रोक नहीं पाएंगे, तो उन्होंने ऑफर किया उसको द चांसलरशिप, द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ द मिनिस्टर। चांसलर बन जाओ भाई तुम, और जो कैबिनेट की मिनिस्टर में सबसे हाईएस्ट पोस्ट थी। प्रेसिडेंट के बाद चांसलर मतलब सबसे हाईएस्ट था, अब तो बल्कि चांसलर ज़्यादा पावरफुल है वहाँ। टू हिटलर, बाय नाउ द नाजीज हैड मैनेज टू रैली द कंजर्वेटिव टू देयर कॉजेज। Having acquired power, Hitler set out to dismantle the structure of the democratic rule. जैसे उसने पावर प्राप्त की तो जो भी डेमोक्रेटिक रूल्स था, लोकतंत्र था वहाँ, वो उसने ख़त्म करना शुरू कर दिया। मतलब अपने पावर जो है, जैसे डेमोक्रेसी में पावर भिन्न भिन्न जगह होती है, डिसेंट्रलाइज होती है, लेकिन पावर एक हाथ में वो सिमटने लगी, मतलब एक गुट में या एक हिटलर के आसपास जो पावर का केंद्रीकरण होने लगा। हिटलर ए मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फरवरी फैसिलिटेट हिज मूव। और जर्मनी पार्लियामेंट में उसने आग लगवाई, या कैसे लगी मिस्टीरियस है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है कैसे लगी वो। उसकी ये एक चाल थी, मतलब जो वो चाल अपनाना चाह रहे थे उसको बड़ी हवा दी उसने ये आग लगने के कारण। द फायर डिक्री ऑफ 28 जनवरी 1993 इंडेफिनेटली सस्पेंडेड सिविक्स राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्यों? जैसे ही आग लगी, आपको पता है आपातकाल घोषित हो जाता है देश में कि कोई खतरा है। उसके कारण क्या होता है, जैसे ही इमरजेंसी लागू होती है, इमरजेंसी के कारण जितने भी राइट्स होते हैं लोगों के, वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। और आपको मैंने पहले बताया था कि हमने भी जर्मनी से ही आपातकाल की जो है धाराएं ले रखी हैं 352 356 में। हमारी इतनी हार्ड नहीं है, मतलब पावर का यूज़ करके हमारे यहाँ भी कोई भी राष्ट्र प्रधानमंत्री जो है वो तानाशाह बन सकता है। और इस वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली दैट हैड बीन ग्रांटेड बाय द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन सारी ख़त्म कर दी उन्होंने, जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई थी लोगों को। देन ही टर्न्ड ऑन हिज आर्च एनिमीज, अब वो अपने दुश्मनों की तरफ दुश्मनों की तरफ का मतलब जो उसकी आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते थे या उसकी आइडियोलॉजी का विरोध कर रहे थे। और उनमें से था एक कम्युनिस्ट, मोस्ट ऑफ whom were hardly packed off the newly established concentration camps। जो उनमें से एक था जो ज़्यादा पावर प्राप्त करना चाह रहा था। द रिप्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट, और कम्युनिस्टों को इसने रिप्रेस कर दिया, दमन कर दिया, ख़त्म कर दिया उनको पावर अपना के, क्योंकि वो चांसलर बन चुका था। आउट ऑफ सर्वाइविंग 6,808 अरेस्ट फाइल्स टू डोसरडॉल्फ, ए स्मॉल सिटी ऑफ 500,000 पॉपुलेशन। 5 लाख की जनसंख्या थी डोसरडॉल्फ में, और इसमें से 6,000 लोगों को अरेस्ट किया। 1440 वर द कम्युनिस्ट अलोन, और उनमें से 1440 तो कम्युनिस्ट थे। देखो, कम्युनिस्टों की संख्या कम होती है क्योंकि कम्युनिस्टों की आइडियोलॉजी भी एक्सट्रीम होती है। एक्सट्रीम का मतलब होता है कि मार धाड़ वाली ही होती है, जिससे कोई लोग पसंद करते हैं। तो उनमें से जो अरेस्टिंग हुई उसमें 1440 कम्युनिस्ट थे। They were however only one among the 52 types of victimized persecuted by the Nazi across the country। और उनमें से 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया नाजियों की तरफ से।
उसके बाद नाजी प्रोपगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर ए मैसिव ए सर्वाइवर एज ए समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस। अब नाजियों का जो एक बड़ा हथियार था वो था प्रोपगेंडा। प्रोपगेंडा का मतलब होता है प्रचार कर दो ज़्यादा से ज़्यादा नेता के लिए, हिटलर के लिए, युद्ध के लिए, दूसरों के विरोध में, दूसरे राष्ट्रों के विरोध में, जैसे आजकल भारत का मीडिया फैलाए हुए हैं। तो प्रोपगेंडा एक ऐसी चीज़ है जिसमें आदमी का दिमाग उलझ जाता है। जैसे चीन और इंडो बॉर्डर पे कुछ क्राइसिस हैं हमारे, लेकिन फैलाया ऐसे जा रहा है, नेपाल के बॉर्डर पर कुछ क्राइसिस हैं और फैलाया ऐसे जा रहा है कि पता नहीं क्या हो गया और अभी युद्ध होने वाला है और सारे भारतीय ऐसे लग रहे हैं कि सभी युद्ध में जाएंगे। ये एक तरह का प्रोपगेंडा होता है सरकारों का। इसी तरह से हिटलर ने भी प्रोपगेंडा अपनाया और उसने अपने आप को इस तरह शो ऑफ किया जैसे वो इस देश को बचाने वाला, इस देश को ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। पीपल के सामने ऐसे शो ऑफ किया जैसे सभी दुखों की जो जड़ी बूटी एक ही है वो है हिटलर। इट इज़ एन इमेज दैट कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ ए पीपल हुज सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड हैड बीन स्टैटर्ड। और उसके सामने एक कल्पना की गई कि ऐसा देवता, एक ऐसा व्यक्ति है जो आपका खोया हुआ गौरव और प्राइड है वो लेकर आएगा वापस। एंड हु वर लिविंग इन ए टाइम ऑफ एक्यूट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। और जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, आपको पता है 1929 की महामंदी जो है, उनको सभी को लगा कि एक देवता के रूप में ये हमारे उसमें आया है और सारी समस्याओं का समाधान हिटलर कर देगा। ऐसे प्रोपगेट हिटलर को किया गया। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। और इसके लिए क्या है, जब एक आदमी का इतना महिमा मंडन कर दिया जाता है तो ये महिमा मंडन जो है लोगों की सबसे पहले जो राइट्स हैं उन्हीं को हानि पहुंचाता है। ऑन 30 जनवरी डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कैसे ख़त्म हुई, सॉरी ये पेज हम पहले पढ़ चुके हैं। और इसने आग लगवा दी थी, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, नाजियों ने कम्युनिस्टों पर सबसे पहले धावा बोला और कम्युनिस्टों को मौत के घाट उतारा। ऑन 3 मार्च 1993 की बात है, फेमस इनेबलिंग एक्ट, एक एक्ट पास हुआ। दिस एक्ट वाज एस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। और इस एक्ट के द्वारा जो हिडेनबर्ग थे उनसे पावर छीन ली गई और अब जर्मनी में डिक्टेटरशिप का मतलब होता है निरंकुश तानाशाही, जिस पर कोई अंकुश नहीं होता। तानाशाही एक तरह की स्थापित हो गई। ओके, इट गेव हिटलर ऑल पावर टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्रीज। और हिटलर को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक्ट पास हो गया। वैसे नहीं छीनी इसने पावर किसी से या खुद ही बन गया, नहीं, पहले इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, अब इसको पार्लियामेंट को साइडलाइन कर दिया, इसने एक तरफ हटा दिया और खुद ही रूलर बन गया। ऑल पॉलिटिकल पार्टी, जितनी भी वहाँ पॉलिटिकल पार्टी थी जो सत्ता के केंद्र थे, सत्ता के केंद्र होते हैं ना, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, जनता है, एसोसिएशंस है, सारी पॉलिटिकल जो जिसके अंदर पॉलिटिकल कुछ पावर होती हैं, पावर के जो सेंटर होते हैं उनको एक साइड लाइन लगाया। और ऑल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियन वर बैंड, सारी बैन कर दी गई। डेमोक्रेसी खत्म, एक पार्टी का शासन शुरू और वो पार्टी थी नाजी और नाजी के लोग। द स्टेट इस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी पर पूरा कंट्रोल हो गया। मतलब अब उद्योग लगेंगे तो सरकार के अंडर में, मीडिया, आर्मी, जुडिशरी सब एक व्यक्ति के अंदर आ गया। जैसे आर्मी तो चलो व्यक्ति सरकार के कंट्रोल में ही होती है, मीडिया अगर कंट्रोल में आ गया, आपकी जुडिशरी कंट्रोल में आ गई तो समझ लो व्यक्ति के अधिकारों का कुछ नहीं हो सकता। फिर जुडिशरी व्यक्ति के राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाली है, सरकार को ये बताने वाली होती है कि कौन सा काम आपका संविधान के अनुसार है और कौन सा संविधान के अनुसार वैध है या अवैध है। लेकिन जब जुडिशरी उसके कंट्रोल में आ गई तो सरकार के सारे काम वैध हो गए ना, जुडिशरी क्या कंट्रोल करेगी उसको।
Special surveillance and security forces were created to control the order society in way that Nazi wanted. स्पेशल तरह के कमांडोज, इस तरह की सिक्योरिटी फोर्सेज बनाएगी ताकि नाजीज के ऑर्डर पे चले। कई बार ये भी होता है कि आर्मी ऑर्डर ना माने, जो सिविल आर्मी, जो आपकी आर्मड फोर्सेज होती हैं वो युद्ध में दूसरे देशों से लड़ने के लिए होती है, अपने देशों पर अत्याचार करने के लिए कभी नहीं। अगर आप ट्रेनिंग देखोगे जो आर्मी की है वो कभी भी सिविलियन को हानि नहीं पहुंचाएगी। उनका ट्रेनिंग का हिस्सा है कि आपने सिविलियन को बचाना है। सिविलियन आप पर पत्थर भी फेंके तब भी आपको हथियार नहीं उठाने, आपके हथियार सिर्फ और सिर्फ दुश्मन देश के लिए होते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसी पार्टियां बनाई, ऐसे स्पेशल फोर्सेस लोग भर्ती कर लिए जो वो कर सकें जो नाजी चाहते हो। मतलब किसी का भी गला रेंत सके, किसी को भी उठा के जेल में डाल दिया जा सके, किसी को भी अत्याचार किया जा सके, किसी को अरेस्ट किया जा सके, ये सारे काम उन फोर्सेस के द्वारा किए गए। To control apart from the already existing regular police in the green uniform and SA or the stormtroopers, these include the Gestapo, Secret State Police, the SS, the Protection Squad, Criminal Force and Security Services SD। देखो उनकी जो आर्मी थी उसका नाम था पुलिस थी ग्रीन यूनिफॉर्म में, और उनकी एक स्टॉर्म ट्रूपर्स थी उसके साथ साथ। स्टॉर्म ट्रूपर्स का मतलब जो उनकी आर्मी थी, इसके साथ साथ उन्होंने अपनी एक पुलिस बनाई जो सीक्रेट पुलिस थी, वो गेस्टेपो बोलते हैं जिसको। एक एसएस थी, एसएस का मतलब प्रोटेक्शन स्क्वाड, और एक क्रिमिनल पुलिस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज था एसडी। ये सारी नाजी पार्टी के अंडर काम कर रही थी। इट वाज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ द न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है वो शक्तियां जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इन फोर्सेस के पास एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी, मतलब संविधान ने पावर नहीं दे रखी थी, ये पावर दे रखी थी सरकार ने, नाजीज ने, हिटलर ने। And gave the Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state। और अब नाजी स्टेट की रेपुटेशन होगी कि ये सबसे खतरनाक पुलिस है, स्टेट है, भयानक स्टेट है। People could now be detained the Gestapo torture chambers। अब क्या है, लोगों को पकड़ के आम पुलिस नहीं लेके जाती थी। आम पुलिस के जेलों में, आम पुलिस के सेल्स में लोगों को पकड़ कर नहीं ली जाता। मतलब जो स्पेशल लोग होते थे उनको कहाँ लेके जाते, उनको गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर में, जहाँ उन्होंने स्पेशल टॉर्चर चैम्बर बनाए हुए थे। देखो वर्तमान में इस तरह की ये चीज़ें अभी नहीं रही, लेकिन आपने पढ़ा होगा पोल साइंस में 9th की में मैंने बुक पढ़ाया था। एक अमेरिका में हमला हुआ था 2001 में न्यूयॉर्क ट्रेड सेंटर पे। उसके बाद जगह जगह से लोगों को उठाया गया, और एक जेल थी मैक्सिको के आसपास, वो जेल है क्या नाम है उसका, गुंटानामो की जेल। गुंटानामो बे पर है, ये खाड़ी में है, एक मतलब सुनसान इलाका है, समुद्र के चारों ओर एक समुद्र के से घिरा हुआ एक द्वीप है, उस पे गुंटानामो जेल है। ये गुंटानामो जेल ऐसी प्रसिद्ध है जहाँ पर सारे मानवीय अधिकार खत्म हो जाते हैं, किसी तरह का रूल वहाँ नहीं चलता। और इस तरह के टॉर्चर चैम्बर वहाँ बनाए हुए हैं अमेरिका ने। जो 2001 के में न्यूयॉर्क हमले हुए थे, उसमें पकड़ के बहुत सारे लोगों को गुंटानामो जेल ले जाया गया था और वहाँ पर टॉर्चर किया गया था। तो इसी तरह से गेस्टापो में टॉर्चर चैम्बर बनाए हुए थे, जैसे बर्फ़ की शीलियों पर लिटाने के लिए बर्फ़ के चैम्बर बना दिए गए, या और तरह की पता नहीं कैसे कैसे टॉर्चर। राउंडेड अप एंड सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप, या उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया था। डिपोर्टेड एट विल, या उन्हें बाहर निकाल दिया जाता, किसी टापू पर भेज दिया जाता। जैसे अंग्रेज हमारे यहाँ काला पानी की सज़ा देते थे, हमारे यहाँ काला पानी भेज देते थे। अंडमान निकोबार द्वीप में एक सेलुलर जेल है, अंग्रेज हम जैसे तिलक वगैरह है वो वहीं गए हैं, मांडले जेल में ही अंग्रेज वहाँ भेज देते थे लोगों को। अरेस्टेड विदाउट एंड लीगल प्रोसीजर, और लोगों को उठा लिया जाता है बिना किसी लीगल प्रोसीजर के। जैसे भारत में एक रोल्टे एक्ट आया था ना, जिसमें बिना किसी अरेस्ट फाइल के लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता, तो इस तरह अरेस्ट कर दिया जाता। द पुलिस फोर्सेज अक्वायर पावर टू रूल विद द
डिप्यूटी, सारे अधिकार थे, वो आप कुछ भी करो, कानून की कोई परवाह नहीं थी किसी को भी। कंसंट्रेशन कैंप बताया गया है आपको, एक कैंप वेयर पीपल वर आइसोलेटेड, एक ऐसे कैंप जहां लोगों को अकेला रखा जाता था। मैंने बताया ना काले पानी की सजा, और दूर दूर तक ऐसे कोई जगह कोई परिंदा भी पर नहीं मारता था। उनकी एक ऐसी कोठरियां होती थी कि उनको समंदर तक दिखाई नहीं देता था। एंड डिटेन विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और ऐसी जगह जहां पर बिना किसी कानून की प्रक्रिया के लोगों को डिटेन कर दिया जाता था, नज़रबंद कर दिया जाता था। टिपिकली इट वाज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी 5 बार्बर्ड वायर फेंस, और चारों तरफ बिजली की तारें लगा दी जाती थी। बड़ा टॉर्चरिंग काम था। अब इसने क्या क्या करना शुरू कर दिया, काम तो करेगा ना, रिस्ट्रिक्शन तो करेगा। जर्मनी की काम के लिए ही वो आया था। हिटलर असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। अब 1932 का काल जो है वो ख़त्म हो चुका था, महामंदी जो है। अब इन्होंने इकोनॉमिक रिकवरी शुरू कर दी, और आपको पता है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हिटलर के अंदर आ गई। रिकवरी टू इकोनॉमिस्ट, एक इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट होते हैं जो अर्थव्यवस्था के जानकार होते हैं। हेजलमर सैचेट, who aim to full production and full employment through a state found work creation program। एक प्रोग्राम चलाया इन्होंने स्टेट के द्वारा, जिससे फुल एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल सके और प्रोडक्शन भी शुरू हो सके। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज। इस प्रोजेक्ट के द्वारा ही जर्मनी में सुपर हाईवेज बने, एंड का पीपल कार द वोल्क्सवैगन जैसी कारें बनने शुरू हुई। आज अगर आप जर्मनी का ब्रांड देखोगे ना, जर्मनी की ब्रांड की रैंकिंग देखोगे, वैसे तो सारा संसार में चाइनीज सामान भरा पड़ा है, बट आप अगर ब्रांड की रैंक देखोगे 100% रैंक प्राप्त है जर्मनी के सामान को। मतलब जर्मनी से सामान अगर आपने लिया है, देखो महंगा तो वो होता है, लेकिन उसका मतलब आपने ऐसा सामान ले लिया जो जिंदगी भर के लिए कभी टूटे फूटेगा नहीं। उसके बाद जो थर्ड रैंकिंग है 79 के साथ जापानीज, बहुत प्रसिद्ध जापानीज सामान, और अमेरिकन, उनका रैंक है, उनकी वस्तुओं का रैंक 39 है। मतलब जर्मनी का ब्रांड सबसे अच्छा माना जाता है किसी भी चीज़ का। वॉशिंग मशीन लो आप, घड़ियाँ लो, किसी भी तरह की कारें लो। और इसी तरह से जैसे चाइनीज सामान को मिली है 28 रैंक है, भारत को भी जान लो 32 रैंक है भारत के सामान को, ठीक है। सुपर हाईवे इन द फॉरेन पॉलिसी आल्सो हिटलर अक्वायर क्विक सक्सेस। फॉरेन पॉलिसी, अब इन्होंने विदेशों को सबक सिखाना था जो लोग जर्मनी के विनाश के कारण बने हुए थे। इन्होंने दूसरे देशों से अपनी नीतियां तय की कि कौन मेरा साथी है और कौन मेरा दुश्मन था, जो वर्साय की संधि हम पर थोपी गई, और उससे हमें चुन चुन कर बदले लेने। ही पुल्ड, इन्होंने देखो नेशनलिज्म की विचारधारा अपनाई। नेशनलिज्म ने राष्ट्रवाद। देखो एक विचारधारा होती है इंटरनेशनलिज्म, ये मानती है कि मेरा तो देश है, साथ साथ में दूसरे देश भी मेरे से एडजस्ट करते हैं, दूसरे देशों से हमें अच्छे संबंध रखते हैं। लेकिन जो नेशनलिज्म की भावना है, और उसमें भी संकीर्ण नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, मेरा देश है, सर्वोपरि है, और मेरे देश के अलावा इस दुनिया में किसी भी देश को रहने की कोई अधिकार नहीं है। मतलब यहाँ तक सोच है उनकी, हम श्रेष्ठ हैं। इन फॉरेन पॉलिसी हिटलर एक्वायर क्विक सक्सेस, ही पुल्ड आउट द लीग ऑफ नेशन 1933 में। देखो लीग ऑफ नेशन की बात चलिए तो मैं थोड़ा सा बता दूं। विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1919 तक, और यूरोपियन शक्ति लगभग तबाह हो गई थी। इन लोगों ने सोचा भाई दोबारा युद्ध ना हो, हमारे जो भी मामले हैं हम बातचीत से सुलझा लें, शांति से सुलझा लें। तो अमेरिका की पहल पे एक संस्था बनी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, जिसको आप आज यूएनओ के नाम पर पढ़ते हो। ये मैं पोल साइंस की बुक में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। यूएनओ क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके सारे लगभग 193 देश सदस्य हैं, और ये शांति के लिए, वर्ल्ड में पीस स्थापित करने के लिए। ये भी लीग ऑफ नेशन भी इसकी मूल संस्था यही है। 1920 में ये बनी थी, हालांकि ये फैल हो गई थी, कोई शांति वांति इससे स्थापित नहीं हुई, और अंत में इसको भंग करके यूएनओ की स्थापना करनी पड़ी। अब
इसकी शर्तें जो थी यही था कि युद्ध नहीं करना है, बातचीत से चीज़ें सुलझानी है। तो ये 1933 में छोड़ दिया कि हमें बातचीत नहीं करनी, हमें शांति नहीं चाहिए, हम इसके सदस्य नहीं रहेंगे। रीऑक्युपाइड द राइनलैंड। राइनलैंड एक ऐसा इलाका है जहाँ बहुत सारे कोयले के और जो कच्चे खनिज पदार्थ होते हैं उनका क्षेत्र था ये, उसको ये वापस छीन लिया 1936 में। इन्हीं का था, 75% फ्रांस और इंग्लैंड इसे लिए हुए थे। द इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। ऑस्ट्रेलिया को अपने अंदर मिला लिया इसने पूरा। आज तो ऑस्ट्रेलिया एक अलग देश है, देखो पहले इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इसका सदस्य है, इसका पड़ोसी देश है। और किसके तहत एक स्लोगन आया, वन पीपल वन एम्पायर, एक लोग एक साम्राज्य एक नेता। ही देन वेंट टू द वर्स्ट जर्मन स्पीकिंग सुडेनलैंड रूम फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया एंड ग्लोबल्ड अप। उसके बाद वो क्या उन्होंने क्या किया, सुडेनलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया एंड ग्लोबल्ड अप द एंटायर कंट्री। In all of this he had the unspoken support of the England। अब इन्होंने चेकोस्लोवाकिया से सुडेनलैंड ले लिया और इस सब पे इंग्लैंड चुप रहा। देखो एक नीति होती है तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण की नीति का क्या मतलब, भाई तू करे जा, करने कुछ भी इतना करना हो करे जा, हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन आप हमें मत रोकना, ठीक है। इसे तुष्टीकरण की नीति बोलते हैं। इंग्लैंड इसके साथ विरुद्ध युद्ध में लड़ा, लेकिन इंग्लैंड को ये लगा कि जर्मनों से उलझना अब ठीक नहीं है, तो इंग्लैंड ने इसका साथ देना शुरू कर दिया, चुप रहा वो। विच वाज कंसिडर्ड द वर्सेले वेरिडिक्ट टू हार्श, क्योंकि अब इंग्लैंड को लगने लगा था कि जो आपने वर्साई की संधि में इसके साथ किया वो बहुत ज़्यादा कठोर शर्तें थी, इसलिए वो चाहता था कि इन शर्तों को जर्मनी भूल जाए और हमारे पीछे ना लगे। This quick success at home and abroad seemed to restore the dynasty of the। और अब लगने लगा सारे लोगों को भी कि भाई अब हमारा भाग्य उदय हो रहा है, ठीक है, अब सारी चीज़ें ठीक है, कोई बोलता नहीं है, जो हम कर रहे हैं, जो भी चीज़ जिस क्षेत्र को भी हम चाहें उसको कैप्चर कर रहे हैं और अब हमारा भाग्य उदय हो रहा है। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर। तो हिटलर को रोकने वाला कोई नहीं था, हिटलर रुकने वाला भी नहीं था। तो अब क्या करना शुरू कर दिया, सैचेट हैज़ एडवाइज, एक इसका इकोनॉमिस्ट आपको याद है, सैचेट था वो, उसने एडवाइस किया कि हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग हुगली इन द रीआर्मेंट एज द स्टेट स्टिल रन एंड डिफिक्ट फाइनेंसिंग। उन्होंने कहा कि आप जो पैसे हैं वो काफ़ी कुछ हथियारों पर भी लगाइए, ठीक है। क्यूसियस पीपल हाउएवर हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी। क्यूसियस का मतलब होता है जो लोग कमाते धमाते नहीं हैं और जो हमारी इकोनॉमी पर बोझ हैं उसको आप यहाँ से निकाल दीजिए, ठीक है। सैचेट हैड टू लीव, हिटलर चूज वार एज द वे आउट ऑफ। अब इन्होंने क्या किया भाई, आप सैचेट ने एक इसको सुझाव दिया कि आप क्षेत्र जीतिए, क्योंकि अगर जब आप दूसरे देशों के क्षेत्र जीतोगे तो अब बहुत ज़्यादा पावर भी आपके हाथ में आएगी, रिसोर्सेज भी हाथ में आएंगे, और जो लोग हैं जो कमाते दमाते नहीं, जो बोझ हैं उनको भी ख़त्म कीजिए। तो ऐसे में हिटलर ने युद्ध का रास्ता अपना लिया। युद्ध से ही क्षेत्र जीते जाते हैं, बिना युद्ध तो उन्हें क्षेत्र कोई देगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया। ये 1942 का नक्शा है जहां जर्मनी ने ये क्षेत्र जीत लिए थे, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस, रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेट थ्रू एक्सपेंशन ऑफ द टेरिटरी। और सैचेट ने क्या कहा था कि भाई आप दूसरे देशों पर कब्जा जमाइए, दूसरे देशों के क्षेत्र और रिसोर्सेज को काबू में कीजिए। इसके लिए युद्ध का रास्ता अपनाया और अपनी टेरिटरी को फैलाना शुरू कर दिया। पिछले मैप में आप देख चुके हो कि जर्मनी का, वैसे जर्मनी यहाँ है लेकिन कितने क्षेत्र उसने जीत लिए थे।
इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। अब पोलैंड पे हमला कर दिया, रूस के पास जा पहुंचा। पोलैंड जो है रूस जो देश है उसके इन्फ्लुएंस में ज़्यादा था। दी स्टार्ट ए वार विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। अब उन्होंने जैसे ही पोलैंड पर हमला शुरू किया तो फ्रांस और इंग्लैंड के साथ उनका युद्ध शुरू हो गया। इन सितंबर 1948 ट्रिपेट पैक्ट, एक तृतीय पैक्ट समझौता हुआ, त्रिपक्षीय समझौता बोलते हैं भाई, 3 पक्ष हो ना, उसे ट्रिपेट पैक्ट बोलते हैं, त्रिपक्षीय संधि। वह साइन बिटवीन, और किस किस के बीच में हुआ? जर्मनी, इटली एंड जापान। और इसमें कहा कि हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे और एक दूसरे को युद्ध में सपोर्ट करेंगे। इससे जर्मनी, क्योंकि देखो जापान में उस टाइम में राजा था, राजसी शासन था, वो भी उसके अंदर भी ऐसे ही ऑफिसर बैठे थे जो जापान को एक्सपेंड करना चाहते थे। बाद में इसका खामियाजा भी जापान को बहुत भुगतना पड़ा। इटली में मुसोलिनी था, वो हिटलर से भी ज़्यादा मतलब तानाशाह था, और तीनों ने समझौता कर लिया, तीनों ही तानाशाह थे उस टाइम, और इससे हिटलर की पावर इंटरनेशनल लेवल पर और बढ़ गई। पपटरिज्म सपोर्टिव ऑफ नाजी जर्मनी वर इंस्टॉल्ड इन ए लार्ज पार्ट ऑफ द यूरोप। और बहुत सारे जो शासन थे नाजी जर्मनी में, यूरोप में, नाजी जर्मनी का सपोर्ट करने लगे। बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वाज एट पेनिकल ऑफ द हिज पावर। अब चारों तरफ यूरोप में पावर जो है हिटलर के चारों ओर घूम रही थी। हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ एक्वायरिंग ईस्टर्न यूरोप। अब ये ईस्टर्न यूरोप की तरफ घुस गया। ईस्टर्न यूरोप, जो सारा इलाका ईस्टर्न यूरोप का, ये है रूस की तरफ। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ईस्टर्न यूरोप है इस तरफ, ठीक है, दिख रहा है आपको? यूक्रेनिया, पोलैंड, ये देखो पोलैंड, रशिया, यहाँ रशियन आ जाता है, रशिया एम्पायर आ जाता है, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, ठीक है, ये तो टर्की वगैरह, ये तो एशिया के देश हैं। ये देखो, ये पश्चिमी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अब ईस्टर्न यूरोप में अपनी सेंध लगानी शुरू कर दी। और ईस्टर्न जो यूरोप है वो ज़्यादातर बर्फ़ से ही ढका हुआ है, उसमें युद्ध लड़ने का कोई ज़्यादा फायदा था नहीं। फिर रूस भी एक उभरती हुई पावर थी, रूस ने भी अपनी क्रांति की थी लेनिन के नेतृत्व में, तो वो भी बहुत ताकतवर हो चुका था। इसको समझ में नहीं आया कि कितना ताकतवर हो चुका है रूस और आपको आसानी से हरा देगा। वो लगा कि जापान ने इसे 1904 में हरा तो हम भी आसानी से हरा सकते हैं, ऐसा नहीं हुआ। He wanted to ensure food supply for living space for German। वो चाहता था कि जो जर्मन सैनिक हैं उसके लिए फूड सप्लाई चलती रहे। He attacked the Soviet Union in June 1941। सोवियत यूनियन पे अटैक कर दिया जून 41 में। इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर हिटलर exposed the German Western Front to British aerial bombing and the Eastern Front to the powerful Soviet Army। एक तरफ तो हिटलर लड़ रहा था, जो ब्रिटेन के बॉम्ब कर रही थी ब्रिटेन आर्मी, और दूसरी तरफ वो सोवियत यूनियन की पावरफुल आर्मी से लड़ रहा था, क्योंकि सोवियत यूनियन में भी तो तानाशाही थी, वहाँ भी तो स्टालिन आ चुके थे लेनिन के बाद, और मतलब बहुत पावरफुल हो चुके थे, कारखाने वगैरह बहुत लग गए थे वहाँ। The Soviet Red Army inflicted a crushing and humiliating defeat on Germany at स्टालिनग्राद। स्टालिनग्राद में पहुंच गए और बहुत बड़ी हार उन्होंने दी जर्मनी को। आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी हाउंडेड आउट टू रिटर्निंग जर्मन सोल्जर एंड अंटिल दे रीच द हार्ट ऑफ बर्लिन। और वो तब तक उसके पीछे पड़े रहे, जो रेड आर्मी थी, सोवियत रेड आर्मी जर्मनी के, जब तक वो बर्लिन के दिल पर नहीं पहुंचे, मतलब बर्लिन के अंदर तक नहीं घुसे। Establishing Soviet hegemony over the entire Eastern Europe for half a century thereafter। देखो, और इसके बाद सोवियत संघ की हेजेमनी स्थापित हुई ईस्टर्न यूरोप पे। हेजेमनी का मतलब एक छत्र साम्राज्य है।
जैसे ही 1945 में युद्ध खत्म हुआ, जर्मनी हार गई, हिटलर ने गोली मार ली अपने आप को, जापान ने पर परमाणु बॉम्ब गिराए गए, तहस नहस कर दी, इटली ने घुटने टेक दिए, तो जो बर्लिन थी जर्मनी की राजधानी, उसके बीच में से दीवार निकाल दी। एक तरफ हिस्सा यूएसए ने ले लिया, एक तरफ का हिस्सा यूएसएसआर रशिया ने ले लिया, एक तरफ का हिस्सा अमेरिका ने ले लिया। ऐसी दुर्गति जर्मनी की हुई। ये तो 1967 में ये दोबारा रिकम्बाइन हुआ ये देश, और दोबारा से फिर ये रीबिल्ट हुआ। अच्छे नेता आए वहाँ के, और जल्दी ही इस देश को फिर से गौरवान्वित किया, और आज जर्मनी एक यूरोपियन देशों में, मैं तो मानती हूँ कि सबसे शक्तिशाली और समझदार देशों में से एक है। आज के लिए इतना ही, काफ़ी बड़ा है लेक्चर, इसकी वीडियो ज़्यादा बनेंगी, पेशेंस से सुनते रहें, नोट्स बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।